मेरी बेटी आकांक्षा जब पहली बार अपनी ससुराल में कुछ दिन बिताकर मायके लौटी थी तो अपनी सास की प्रशंसा करते नहीं थकती थी और कहती थी कि मेरी दो दो सहेलियां हैं, प्रिया और पायल, जो हमेशा अपनी अपनी सास की शिकायत करती रहती है। उसकी अपने सास से कभी बनती ही नहीं है। अगर वो दोनों मेरी सास से एक बार मिल ले तो उन्हें पता चल जाएगा कि सास क्या होती है। लेकिन दूसरी बार जब आकांक्षा ससुराल कुछ अधिक दिन बिताकर मायके लौटी तो प्रशंसा की जगह अपनी सास की निंदा कर रही थी। मैं आहत सी हो गई और सोचने लगी कि इसकी सास कविता जी ऊपर से तो बड़ी भली लगती है, पर इसकी बातों से तो लगता है कि अंदर से वे महा खोटी है। मैं कुछ पूछूं या ना पूछूं, बिटिया दिन भर उनकी ही शिकायत करती रहती। कभी कभी मुझे लगता है कि आकांक्षा कुछ ज़्यादा ही बोल रही है। एक दिन वह बोली, मैं तो वहाँ भरपेट खाना भी नहीं खाती। तो मैंने पूछा, क्यों? क्या वहाँ कोई तुम्हें खाने से रोकता है? तुमने तो पहले बतलाया था कि वहाँ खाने की मेज पर तुम लोग सब अपने हाथ से अपने अपने मन का लेकर खाते हो। अरे माँ, मन का कुछ बने तब ना कोई मन का खाए। मेरी पसंद का कुछ रहता ही नहीं है, तो तुम बात बात में बता दिया करो कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद। वैसे घर परिवार में सबकी पसंद का तो रोज एक साथ बन भी नहीं सकता है। कुछ दूसरों की पसंद की चीज़ें भी खाना सीखो। इतना सुनते ही आकांक्षा बिगड़ उठी। तुम भी उन्हीं की तरह बोलने लगी। जो चीज़ नहीं भाए उसे कैसे खाएं हम? केवल खाने की ही बात नहीं, आकांक्षा बिटिया किसी न किसी बात को लेकर दिन भर सास की बुराई करती ही रहती। एक दिन मैंने पूछा, पहले पहल क्या हुआ था? तुम्हें उनकी बात पहली बार कब चुभी थी? वह ठंडी सांस भरकर बोली, क्या बताऊं पहले पहल की बात। उनका तो रोज ही यही हाल रहता है। बात बात में मेरी तुलना ननद से करती रहती है। सिमरन तो यह काम ऐसे करती है, सिमरन तो यह काम वैसे करती है, या फिर अपना उदाहरण देती रहती है कि यह काम मैं ऐसे करती हूँ, वह काम मैं वैसे करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे वे माँ बेटी ही सब कुछ जानती है। मैं तो जैसे कुछ जानती ही नहीं। कौन सा काम बेटी? क्या बताऊँ माँ? यदि मुझसे दाल में पानी कम या ज़्यादा हो जाता है तो बड़ी मिठास से कहती है कि आकांक्षा बिटिया, दाल में पानी नाप कर दिया करो, तब कम ज़्यादा नहीं होगा। मैं और सिमरन तो हमेशा नाप कर पानी देते हैं। अच्छा माँ बताओ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर कभी पानी ज़्यादा हो जाता है तो दाल बनने के बाद मैं ऊपर ऊपर का कुछ पानी निकाल कर फेंक देती हूँ, और यदि दाल गाढ़ी लगती है तो थोड़ा पानी और डाल देती हूँ। मैं धीरे से बोली, लेकिन ऊपर से पानी डाली हुई दाल में वह स्वाद नहीं आता बेटी। हाँ, यदि कभी गलती से दाल अधिक देर चढ़ी हुई रह गई और गाढ़ी हो गई तो ऊपर से पानी डालना ही पड़ता है। यह भी है कि किसी घर में दाल गाढ़ी खाई जाती है तो किसी घर के लोग पतली दाल पसंद करते हैं। तुम्हारी सास ठीक ही तो कहती है। आखिर दाल के अनुसार नापकर पानी देने में हरज ही क्या है? सुनते ही आकांक्षा बिगड़ उठी और गुस्से में भरकर बोली, तुम्हें तो उन्हीं की बात ठीक लगती है, तुम तो उन्हीं का पक्ष लिए जा रही हो। कहकर आकांक्षा ने रोना शुरू कर दिया। मुझे लगा यह बात का बतंगड़ बना रही है, पर ससुराल से आई बिटिया को रुलाना भी तो अच्छा नहीं लगता। उसे खुश करने के लिए मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी, लेकिन जब भी ऐसी कोई बात सुनती तो मुझे लगता कि यह तिल का ताड़ बना रही है। फिर भी चुपचाप सुनते रहने की कोशिश करती। एक दिन उसने कहा, जानती हो माँ, मेरी सास दूध की सारी मलाई निकाल कर जमा करती रहती है। हाँ, तो मलाई खाना तो ठीक नहीं होता, उससे वजन ही बढ़ता है। इसलिए तो हम यहाँ बिना मलाई वाला दूध ही खरीदते हैं। पर सुनो तो माँ, कुछ मलाई इकट्ठी हो जाने पर वे उसे आंच पर चढ़ाकर उसका घी बना लेती है और फिर उस घी को दाल छौंकने के काम में लाती है। ठीक तो है, उतना घी खाना भी चाहिए। आकांक्षा के चेहरे पर एक बार फिर पराजय मिश्रित क्रोध का भाव आया। फिर अपने को कुछ संयत करके बोली, माँ,
तुम उन्हें नहीं जानती, वे खाना बनाते बनाते उसे जूठा भी कर देती है। मतलब वहाँ मेरी सास में शाम के नाश्ते में अक्सर गरम पकौड़ियाँ बनाती है। क्या पकौड़ियाँ तुम बनाती हो बेटा? नहीं नहीं, मेरी सास ही बनाती है, पर बनाते बनाते सबको देते देते बीच में कुछ पकौड़ियाँ तोड़कर ठंडी कर लेती है, और जब कढ़ाई में दूसरी पकौड़ियाँ सेंकती रहती है तब वे तोड़कर ठंडी की हुई उन पकौड़ियों को मुंह में उछाल उछाल कर डालती है और चबाती खाती रहती है। बेटा, मुंह से हाथ सटाकर खाने से हाथ जूठा होता है, और उस जूठे हाथ से छूने से कोई चीज़ जूठी होती है। उछाल उछाल कर खाने से ना तो हाथ ही जूठा हुआ और ना ही सारी पकौड़ियाँ। लेकिन माँ, मिठाई वगैरह वे एक ही प्लेट में सबके लिए टेबल पर रख देती है, उसी में से सब उठा लेते हैं और फिर उसी में से नौकरानी को भी दे देती है। यह क्या जूठा खिलाना नहीं हुआ? नहीं रे, ऐसे भी क्या कभी कुछ जूठा होता है? जब तक वह रही तब तक शिकायतों का सिलसिला चलता रहा और मैं उसे समझाने की कोशिश में लगी रही। दामाद नवनीत MBA किए हुए हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलने के कारण वे पिता के व्यवसाय में ही सहयोग कर रहे थे। अभी हाल में उन्हें कोलकाता में एक अच्छी नौकरी मिल गई। उन्होंने वहाँ एक किराए का घर खोज लिया तो आकांक्षा को भी वहीं ले गए। जल्दी ही आकांक्षा के देवर की शादी तय हो गई। शादी में कविता जी ने हम दोनों से भी आने का आग्रह किया। उधर आकांक्षा और दामाद जी का भी अनुरोध था, तो हम चले गए। शादी के घर में आकांक्षा ने अपनी काम का खूब परिचय दिया। कविता जी भी मौका मिलने पर आकांक्षा की तारीफ करती। बचपन से ही उसमें यह गुण था कि जो भी काम सीखती, चाहे वह खाना बनाना हो या बुनाई कढ़ाई, पूरी लगन से सीखती और फिर उसे सही ढंग से करने का प्रयास करती। कविता जी कहती, कपड़ों गहनों में भी आकांक्षा की पसंद कितनी अच्छी है। छोटी बहू को देने के लिए सारे कपड़े गहने इसी की पसंद से आए हैं। अपनी प्रशंसा सुनकर बिटिया रानी एक बार तो खुश हो जाती, पर फिर सास की कोई ना कोई शिकायत मेरे कान में आकर कह जाती। खैर, विवाह अच्छी तरह संपन्न हो गया। सारे मेहमान चले गए, पर कविता जी ने हमें 2 दिन और रोक लिया। एक दिन मैंने देखा आकांक्षा नई बहू के पास बैठी सासू माँ के विरुद्ध उसके कान भर रही है। बिटिया के डर से उसके सामने तो मैं कुछ नहीं बोल पाई, पर वह उठकर चली गई तो मैं उसकी देवरानी परिधि से बोली, देखो बिटिया, तुम्हारी सास एक अच्छी महिला है, तुम किसी और की बातों में मत आओ। जब उनके साथ रहोगी तो खुद ही उन्हें समझ जाओगी। नई बहू परिधि मेरी ओर अचरज से देख रही थी कि मैं माँ होकर भी अपनी ही बेटी के विरुद्ध बोल रही थी। आकांक्षा और नवनीत को 2 दिनों के बाद कोलकाता लौटना था। उनके लौटने से पहले मैंने समधन जी से कहा, आकांक्षा में अभी थोड़ा बचपना है, आप उसकी बातों पर ध्यान मत दिया कीजिए। वे हंसती हुई बोली, वह जैसी भी है अब मेरी बेटी है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मुझे लगा जैसे मुझ पर से कोई बोझ उतर गया। फिर सोचा आकांक्षा तो कोलकाता जा रही है और उसकी सास यहाँ रहेंगी, धीरे धीरे संबंध खुद ब खुद सुधर जाएंगे। दिन बीत रहे थे। बिटिया ने कोलकाता से फ़ोन किया, पापा के साथ आओ ना मेरा घर देखने। मैं बोली, अभी तेरे पापा को दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलेगी, हम फिर कभी आएंगे। पहले तुम अपने सास ससुर को बुलाओ ना अपना घर देखने के लिए। अब तो वहाँ का घर संभालने तुम्हारी देवरानी भी आ गई है। नहीं माँ, वे आएंगी तो मेरी गृहस्थी में 100 तरह के नुक्स निकालेंगी, मैं नहीं बुलाऊंगी उन्हें। अरे बिटिया रानी, कैसी बात कर रही हो, वो आखिर तुम्हारे पति की माँ है। माँ, तुम नहीं जानती कैसे पाला है उन्होंने इनको। तुम्हें पता है वे इन्हें बासी रोटियां का नाश्ता कराकर स्कूल भेजती थी। अरे पगली, बासी रोटियों का नाश्ता करने में क्या हर्ज है? राजस्थानी घरों में बासी रोटियां का नाश्ता ही किया जाता है। बचपन में हम भाई बहन भी बासी रोटियों का नाश्ता करके ही स्कूल जाते थे। सच कहूँ तो मुझे तो अभी भी बासी रोटियां खूब अच्छी लगती है, पर तुम्हारे पापा बासी रोटियां खाना नहीं चाहते, इसीलिए यहाँ नाश्ते में ताज़ा रोटियां बनती है। एक यही बात नहीं, और भी बहुत बातें हैं, फ़ोन पर क्या क्या बताऊं। सुनो आकांक्षा, कोई भी माँ बाप अपनी संतान को अपने ज़माने के चलन और अपनी सामर्थ्य के अनुसार बेहतर से बेहतर ढंग से पालना चाहता है,
क्या माँ, तुम फिर उन्हीं का पक्ष लेने लगी? अच्छा, बाद में मिलने पर सुनूंगी सब, और अभी फोन रखती हूँ। नवनीत के आने का समय हो रहा है, तुम भी चाय नाश्ते की तैयारी करो, कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे समझाऊं अपनी इस नादान बिटिया को। जमाई जी भी ऐसी बातें क्यों बताते हैं इस नासमझ लड़की को। कुछ दिनों बाद आखिर कविता जी अपने बेटे बहू के घर गई। जितने दिन वे वहाँ रही, शिकायतों का सिलसिला थमा रहा। सासू जी वापस गई, तब आकांक्षा और नवनीत भी उनके साथ गए, क्योंकि वहाँ एक चचेरे देवर का विवाह था। उसके बाद जब आकांक्षा लौटी तो फिर उसकी शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन कहने लगी, माँ, तुम्हें पता है मेरी सासू जी मेरी देवरानी को कितना दबा कर रखती है। आकांक्षा की बात सुनकर मैं चौंक गई। लेकिन बेटी, वे तो फ़ोन पर तुम्हारी और तुम्हारी देवरानी की भी सदा तारीफ ही किया करती है। तारीफ कर कर के ही तो उस बेचारे का सारा तेल निकाल लेती है। देखो बिटिया, गृहस्थी में काम तो सभी के घर रहता है, तुम्हारी 2 जनों की गृहस्थी में भी काम तो होंगे ही। वह चिढ़कर बोली, उन्हें प्यारी भी तो वही लगती है। असल में जो पास रहता है वही प्यारा भी लगता है, दूर वाला तो मन से भी दूर हो जाता है। क्या कह रही हो आकांक्षा? माँ बाप के लिए तो उनके सभी बच्चे बराबर होते हैं। वैसे मुझे तो लगता है कि दूर रहने वालों की याद माँ बाप को अधिक सताती है, उसने कहा। अच्छा, छोड़ो ये सब और बताओ, तुम लोग कब आ रहे हो? तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। आखिर हमने आकांक्षा के यहाँ जाने का कार्यक्रम बना ही लिया। वहाँ जाकर 4-5 दिन तो ठीक ठाक गुजरे। उसके बाद देखा कि वह हमेशा नवनीत पर रोब जमाती रहती है। जब तब मुंह फुलाकर बैठ जाती, वे बेचारे खुशामद करते आगे पीछे घूमते रहते। उसके झगड़े की मुख्य वजह ये होती थी कि वे दफ्तर देर से लौटते थे और उसका बताया सामान लाना भूल गए, या देर से क्यों आए, अथवा किसी काम उसके मनु मुताबिक क्यों नहीं किया। हम लोग उसे समझाने की कोशिश करते कि नौकरी वालों को तो काम अधिक होने की वजह से देर हो ही जाती है, इसमें उनका भला क्या दोष। घर आने की हड़बड़ी में कभी कभी बाजार का भी कोई काम छूट सकता है। इस बात के लिए इतना गुस्सा करना भी ठीक नहीं। लेकिन नवनीत अपने भुलक्कड़ स्वभाव से मजबूर थे। एक दिन मैंने उसे फिर से समझाना चाहा तो वह बिगड़ कर बोली, अब तुम भी मेरी सास की तरह बातें करने लगी। वे हम दोनों के बीच पड़ती है तो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं तुम्हारी माँ हूँ, वैसे ही वे दामाद जी की माँ है। बच्चों को आपस में लड़ते झगड़ते देखकर माँ बाप को तकलीफ तो होती ही है। फिर इस झगड़े का तुम दोनों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। उस बेचारी को तो सबकी खाने के बाद अंत में बचा खुचा खाना ही मिलता है। मैंने सोचा इसकी हर बात तो झूठ नहीं हो सकती। मैं इसकी सास से मिली ही कितना हूँ जो उन्हें पूरी तरह से जान सकूँ। आखिर हमारी छुट्टी पूरी हुई और हम दोनों अपने घर लौट आए। कुछ ही दिनों बाद सूचना मिली कि बिटिया की सास कविता जी बीमार है। आकांक्षा और नवनीत उन्हें देखने गए थे। हमारा कार्यक्रम देर से बना, इसलिए जब हम पहुँचे तब तक वे दोनों वापस जा चुके थे। कविता जी की तबीयत भी कुछ सुधर गई थी, पर कमजोरी काफ़ी थी और डॉक्टर ने अभी उन्हें कुछ दिन आराम करने की सलाह दी थी। मैंने गौर किया, आकांक्षा की देवरानी जितनी हंसमुख है उतनी ही मेहनती भी। वह बड़े मन से अपनी सास कविता जी की सेवा में लगी रहती। मैंने यह भी देखा कि वह खाना सबसे आखिर में खाती और सास बिस्तर पर पड़ी पड़ी उसे पहले खाने के लिए कहती रहती। एक दिन मैंने भी टोका, परिधि बेटा, तुम भी सबके साथ खा लिया करो ना, रोज रोज देर तक भूखे रहना ठीक नहीं है। वह हंसते हुए बोली, बच्चे स्कूल से देर से आते हैं, इसलिए उन्हें खिलाए बिना मुझसे खाया ही नहीं जाता। कभी ज़्यादा भूख लग जाए और उनसे पहले खाने बैठ जाऊं तो खाना मेरे गले से नीचे नहीं उतरता। हाँ, माँ का मन तो कुछ ऐसा ही होता है, मैं बोली। बच्चे खाने में देर भी बहुत लगाते हैं। दोनों ही छोटे थे और उन्हें बहला फुसलाकर खिलाने में काफ़ी समय लग जाता था। बिटिया रानी को यह सब बताती तो वह कहती, अरे तुम नहीं जानती मेरी सास का असली रूप। उनके डर से ही तो वह बेचारी दिन रात भूखी प्यासी लगी रहती है और सबसे आखिर में खाती है। बहुएं के प्रति उसको सास के निश्चल स्नेह में तो मुझे कोई बनावट नजर नहीं आई थी। लेकिन मेरी बिटिया रानी को कौन समझाए, वह तो अपने पति
कि नवनीत के कान भी उनकी माँ के विरुद्ध झूठी सच्ची बातें कहकर भरती रहती थी। नमक मिर्च लगाकर कहीं गई उसकी झूठी बातों पर धीरे धीरे जमाई जी यकीन भी करने लगे थे। जमाई जी और बच्चे सुबह के गए शाम को घर लौटते थे। आकांक्षा अकेली घर पर उबती रहती थी। एक दिन मैंने उसे कहा, तुम भी कहीं कोई काम क्यों नहीं खोज लेती? इससे वक्त तो अच्छा कटेगा ही, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी काम में आ जाएगी। मेरी बात उसे जच गई। वह अखबारों में विज्ञापन देखकर नौकरी के लिए आवेदन करने लगी। संयोगवश उससे उसकी योग्यता के अनुरूप नौकरी मिल गई और अब वह व्यस्त हो गई। चुगली चर्चा का वक्त उसे कम ही मिलता था। अपने पति से भी उसकी अच्छी पटने लगी। निंदा के बदले उनकी प्रशंसा हो करती कि वे घर के कामों में भी उसका मदद करते हैं, क्योंकि सुबह दोनों को लगभग साथ ही निकलना होता है। मैंने हाँ हो करके फ़ोन रख दिया। सोचा अब तो उस गृहस्थी में देवर देवरानी के बच्चों का ही अधिक काम रहता है, जिसमें कविता जी दिन भर छोटी बहू के साथ घर में कामों में लगी रहती है। आकांक्षा के ससुर जी बच्चों का होमवर्क ही नहीं करवाते, अपितु उन्हें स्कूल बस तक पहुंचाने और वापस लाने का काम भी वे ही करते हैं। साथ ही सब्जी राशन आदि लाने का बाहरी काम भी तो वे ही किया करते हैं। लेकिन मेरी बिटिया रानी कहाँ कुछ सुनने समझने के लिए तैयार थी। अचानक मेरे पति का तबादला आकांक्षा के ससुराल के शहर में ही हो गया। अब तो उनके घर आना जाना लगा ही रहता। एक दिन मैंने परिधि से पूछा, तुम भी तो पढ़ी लिखी हो, क्या तुम्हारा घर से बाहर कोई काम करने का मन नहीं करता? वह हंसी, मौसी जी अभी तो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, नौकरी करने से ज़्यादा ज़रूरी है उनका देखभाल करना। फिर अभी इन्हें जितना वेतन मिल रहा है वह काफ़ी है, से अधिक की तो अभी दरकार भी नहीं है। और फिर ये शाम को अपनी छुट्टी के बाद पापा जी के बिजनेस में भी उनको मदद करते हैं। बच्चों को तो एकदम समय नहीं दे पाते। मैं भी यदि नौकरी में व्यस्त हो जाऊं तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? यूँ तो माँ जी भी मुझसे कहती रहती है कि यदि मेरा भी नौकरी करने का मन हो तो मैं कर सकती हूँ, वे घर और बच्चों को संभाल लेंगी। पर सच कहूँ मौसी जी, अभी तो घर से बाहर कुछ करने का मेरा जरा भी मन नहीं है। हाँ, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब अगर मन होगा तो देखा जाएगा। आकांक्षा को मैंने परिधि की ये बातें बताई तो वह कुछ मानने को तैयार ही नहीं हुई, बस अपना ही राग अलापती रही। वह तो बस अपनी सास के पीछे पड़ी हुई थी। अपने पति के कान भी उनकी माँ के विरुद्ध भरने में लगी हुई थी। धीरे धीरे उसे कामयाबी मिलती गई। नवनीत उसकी झूठी बातों को भी सच्ची समझने लगा और इस संबंध में अपनी माँ से भी सवाल जवाब करने लगे। आकांक्षा की बात पर विश्वास करके वे यह समझने लगे कि उनकी माँ बहुओं पर जुल्म ढाया करती है। बिटिया के फ़ोन से मुझे सारी खबरें मिलती रहती थी, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। कविता जी के पेट में दर्द रहता था। जांच के लिए वे अपने पति के साथ कोलकाता गई। डॉक्टर ने पेट दर्द का कारण पेट में वायु या गैस बनाना बताया। उन्हें कुछ दवा देने के साथ यह निर्देश भी दिया कि वे भूखी ना रहे और सुबह का नाश्ता तो जितनी जल्दी हो सके कर लिया करें। उनकी बात मानकर उन्होंने दूसरे दिन जल्दी नाश्ता कर लिया तो ठीक रही। यह सब उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया। पोते पोती की जिद के कारण उन्हें वहाँ कुछ दिन रुकना पड़ा। वे घर के काम में भी आकांक्षा की मदद करने लगी। जो भी विशेष व्यंजन उन्हें बनाने आते थे वे उन्हें बनाकर सबको खिलाना चाहती थी। एक दिन उन्हें याद आया कि बेटे नवनीत को कटहल की सब्जी बचपन से ही बहुत पसंद है। कटहल का मौसम खत्म होने को था, पर आलोक जी कहीं से कटहल खोज ही लाए। कविता जी ने बड़े मनोयोग से कटहल काटा और सब्जी बना ली। अपने पति को टिफिन देने का काम आकांक्षा स्वयं ही करना चाहती थी। एक दो बार माँ ने बेटे के लिए टिफिन तैयार कर दिया तो आकांक्षा नाराज सी लगी, अतः इस काम से दूर ही रहती थी। उस दिन जब आकांक्षा टिफिन तैयार कर रही थी तो कविता जी ने पास जाकर कहा, नवनीत को कटहल की सब्जी बचपन से ही बहुत पसंद है, इसे टिफिन में दे देना। आकांक्षा बोली, पहले की सब्जी भी तो फ्रिज में रखी है, पहले उसे खत्म होने दीजिए। और उसने नवनीत के टिफिन में पहले वाली सब्जी ही डाल दी। कविता जी ने सोचा, ठीक ही तो कह रही है, पहले की बनी सब्जी पहले खत्म होनी चाहिए। कटहल की सब्जी शाम को खा लेगा, इसमें क्या हर्ज है। शाम को आकांक्षा ने दफ्तर से लौटकर कुछ और सब्जियां बना ली और नवनीत को वे ही परोसी। बाद में उसने कटहल की सब्जी औरों की थालियों में डाली पर नवनीत को नहीं दी। रोटियां बनाती हुई कविता जी सब कुछ देख रही थी पर बोली कुछ नहीं। उन्होंने सोचा कल टिफिन में दे देगी, इसमें क्या है। दूसरे दिन कविता जी जब रसोई में आई तब तक नवनीत का टिफिन
टिफिन भरा चुका था। उन्होंने आलोक जी के लिए नाश्ता लगाने के लिए फ्रिज खोला तो देखा रात वाली सब्जी समाप्त है और कटहल की सब्जी लगभग उतनी की उतनी फ्रिज में रखी है। उन्होंने सोचा हड़बड़ी में शायद बहू नवनीत को कटहल की सब्जी देना भूल गई हो। कोई बात नहीं, वे सब्जी बदल देती है। उन्होंने डब्बा खोला ही था कि आकांक्षा आ गई और जोर से बोली, यह आप क्या कर रहे हैं मम्मी जी? मेरी जासूसी कर रही हैं? क्या मैं आपके बेटे को अच्छा खाना नहीं देती? आप सब्जी बदलने की कोशिश कर रही हैं। बोलते बोलते वह रोने लगी। शोर सुनकर नवनीत आ खड़ा हुआ बोला, आकांक्षा ने टिफिन दे तो दिया था, फिर तुम उसे खोलकर क्या देख रही हो? वह मेरी पत्नी है, कोई मेरी दुश्मन नहीं जो मुझे खराब खाना देगी। कविता जी हैरान से खड़ी थी। वे किससे क्या कहे इतना तो वे समझ चुकी थी कि बहू को ईश्वरिया रूपी नागिन ने डस लिया है। उसे डर लग रहा है बेटे के प्रति माँ के स्नेह से, इसीलिए उसने नवनीत के कान भी माँ के विरुद्ध भर दिए हैं। तभी तो वह माँ से इस लहजे में बात कर रहा है। आधे झूठ की चाशनी में डुबोकर आकांक्षा ने मुझे यह वाक्य सुनाया तो भी सच मेरे सामने आ गया। मैंने सोचा अगर आकांक्षा की सास शुद्ध सोने की बनी होती तो भी मेरी बेटी उनमें कोई न कोई खोट निकाल ही देती। युग उलट गया है। महान वैज्ञानिक न्यूटन ने सच ही कहा था कि हर क्रिया का समान और विरोधी प्रतिक्रिया हुआ करती है। पहले बहुओं को उनकी सास दबा कर रखती थी, अब बहुएं वही अपनी सास के साथ करना चाहती है। पहले कन्यादान माँ करती थी, अब चाहे अनचाहे पुत्र दान करना होता है उसे। कल बेटी पराया धन थी और आज बेटा पराया धन है। और आज ये युग की सबसे बड़ी विडंबना है कि सास जैसी प्राणी का घर में कोई वैल्यू नहीं समझता। दोस्तों, कहानी के प्रति कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।